गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम काफ़ी दिनों से जैसे जेनेटिक्स की बेसिक टर्मिनोलॉजी को सीख रहे थे। होपफुली आपने काफ़ी सारे बेसिक टर्म्स और जेनेटिक्स के अंदर जो मेंडेलियन जेनेटिक्स के अंदर क्रॉसेस का जो मेथडोलॉजी, क्रॉसेस की जो एक टेक्निक आपने सीखी है। उसके बाद अब हम एसटीबी बुक के अंदर, एनटीबी बुक के अंदर या किसी और साइड से भी जैसे हम ले सकते हैं, जिसमें आप देखें लॉस यही सेम होंगे मेंडल के, बट क्लासेस डिफरेंट हो सकते हैं, इनमें डिफरेंट सिचुएशन हो सकती हैं। बट ये सारी चीज़ें डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम आते हैं एनटीबी बुक के अंदर। जैसे मेंडेलियन जेनेटिक्स के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, हालांकि वो सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई है, आपने पढ़ ली है। टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं और उसके बाद जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो चीज़ें लिखी गई है उनको हम क्लियर करते हैं कि टेक्स्ट बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो एनटीबी बुक पे आप आएंगे, जिसके अंदर आप मेंडल्स लॉज के बारे में जो उसका काम था, उसकी मेथडोलॉजी बताई गई है। चीज़ें वही सेम है जो हम कई दिनों से जो पढ़ रहे हैं, वही सेम है। आप यकीनन आप जैसे देखेंगे, फॉलो करेंगे, हाँ हमें पता है, हमें सब चीज़ें आती है। जैसे मेंडेलियन इनहेरिटेंस एनटीबी के अंदर आप आएंगे, एसोसिएशन ऑफ इनहेरिटेंस विद लॉज ऑफ मेंडल। जो मेंडल ने लॉज बनाए थे, उसका काम किस तरह का था और उसके बाद ये लॉ कैसे बने उसके बारे में। जैसे सबसे पहले उन्होंने एक प्योर ब्रीडिंग प्लांट कैन बी डेवलप्ड बाय रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन थ्रू सक्सेसिव जनरेशन until the pure breed is achieved। जैसे देखें मेंडल ने किस तरह से काम किया। फॉर एग्जांपल टाल प्लांट था, टाल प्लांट के साथ मुसलसल क्रॉस कराया, हमेशा उसको टाल प्लांट की रिजल्ट मिलती रही, ताकि उसको पता चले कि ये प्योर ब्रीडिंग इसमें ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है। इसी तरह से रिसेसिव प्लांट होगा, यकीनन उसको जैसे रिसेसिव प्लांट के साथ क्रॉस कराते हैं तो आखिर में जैसे रिजल्ट भी उसको हमेशा जैसे रिसेसिव ट्रेट की मिली, तो इसको ये पता चल गया कि ये प्लांट जो है ये दोनों प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स हैं। मेंडल स्टडीड इसी तरह से 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स फॉर ईच कंट्रास्टिंग फिनोटाइप एंड हैव डेवलप्ड प्योर ब्रीडिंग प्लांट। ये तो जिस तरह से स्टेम की लेंथ के लिहाज से इसने हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, हर 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक को इस तरह से उसने कहा कि ये जो प्लांट मौजूद हैं ये प्योर ब्रीडिंग है। तो उनको सबसे पहले ये उसने ये काम किया था कि कौन कौन से जो प्लांट्स हैं वो प्योर ब्रीडिंग है। काफी सारी जनरेशन के बाद ऐसे क्रॉस कराए तो देन उसको जो आखिर में जो रिजल्ट मिली उसने कहा हाँ ये प्योर ब्रीड है, चाहे वो डोमिनेंट कैरेक्टर था या रिसेसिव था। 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक के उसने सबसे पहले प्योर ब्रीडिंग प्लांट्स की जो है वो एक सीड्स लिए, यानी उसको पता चल गया कि ये जो है प्योर ब्रीडिंग है। तो जिस तरह से ये मुसलसल इनका क्रॉस करा के जो देखा गया कि वही सेम कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है, तो इस तरह से उसने प्योर ब्रीडिंग वेराइटीज को डेवलप किया। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ राउंड सीड शेप प्लांट इज सेल्फ फर्टिलाइज्ड एंड ऑल द ऑफस्प्रिंग आल्सो राउंड सीड शेप, द पेरेंट एज वेल एज ऑफस्प्रिंग विल बी ट्रू ब्रीडिंग। जैसे अगर आपने थोड़ी बहुत जेनेटिक्स आपने भी सीखी है, जैसे अगर ये राउंड प्लांट है और ये भी राउंड प्लांट है, अगर इसको क्रॉस कराया जाए तो इसमें कितने किस्म के ऑफ स्प्रिंग आ सकते हैं? आप जरा टाइप करेंगे, एक किस्म के आ सकते हैं या 2 किस्म के ऑफ स्प्रिंग आ सकते हैं। अगर इसको आप क्रॉस करेंगे, ये भी राउंड है ओनली, हाँ एग्जैक्टली आपने सीख लिया। तो इसमें 2 किस्म की ऑफ स्प्रिंग आ सकते हैं, एक कैपिटल आर यानी राउंड वाले भी आ सकते हैं और रिंकल वाले भी आ सकते हैं। तो ये प्योर ब्रीडिंग नहीं होगा। तो इसी तरह से इसने कहा कि ही इफ अ राउंड सीडेड शेप प्लांट इज सेल्फ फर्टिलाइज्ड, तो उसको अलाउ किया गया कि भले सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो उसके अंदर, बट जब भी सेल्फ फर्टिलाइजेशन के बाद सारे उसको राउंड राउंड उसके अंदर सारे मिले तो उसने कहा हाँ वाकई ये ठीक है, प्योर ब्रीडिंग है। अदरवाइज ये भी राउंड का जीनोटाइप है, बट इसमें आपने देखा कि 2 किस्म के फिनोटाइप आते हैं, राउंड भी आ सकते हैं, रिंकल भी आ सकते हैं, ये प्योर ब्रीडिंग नहीं है। तो प्योर ब्रीडिंग कौन सा होगा? प्योर ब्रीडिंग उसका जीनोटाइप ये होना चाहिए।
तो ही जो है प्योर ब्रीडिंग कहलाएगा, अदरवाइज प्योर ब्रीडिंग नहीं कहलाएगा। या स्मॉल आर को रिंकिल के साथ क्रॉस कराया तो यकीनन ये प्योर ब्रीडिंग आते हैं। तो इस तरह की जो है ये प्योर ब्रीडिंग नहीं कहलाएंगे। तो round seed shape is self fertilized and all the offspring of the are also round seed shape, the parent as well as offspring will be true or pure breeding। तो इसके जो पेरेंट्स हैं ये भी ट्रू ब्रीडिंग है और इसके लाइक ऑफस्प्रिंग है ये भी ट्रू ब्रीडिंग है, क्योंकि इन सब का जो जीनोटाइप एक जैसा सेम सिमिलर है, एक ही किस्म का आया है, तो दैट इज कॉल्ड एज ट्रू ब्रीडिंग। इसके पेरेंट्स भी ट्रू ब्रीडिंग है, इसका ऑफस्प्रिंग भी ट्रू ब्रीडिंग है। तो सबसे पहले मेंडल ने ये देखा कि कौन से ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स हैं, उसके बाद ही इसके आगे एक्सपेरिमेंट शुरू हुए ना, ताकि उसको कंफर्म हुई कि ये प्योर ब्रीडिंग है, ये डोमिनेट है, ये रिसेसिव है, क्रॉस कराऊंगा तो क्या इसकी रिजल्ट आएगी, देन उसको आगे क्रॉस कराएंगे तो क्या रिजल्ट आ सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले उसने ट्रू ब्रीडिंग जो वैरायटीज जितनी थी उसके बारे में लाइक उसको अथेंटिकेटेड, उसको लाइक एक रिजल्ट्स मिली कि ये प्योर ब्रीडिंग है, तो कंफर्म किया। बाकी ये सारी जो है डेफिनेशन है, विद प्लांट्स ट्रू ब्रीडिंग अकर्स व्हेन प्लांट्स प्रोड्यूस ओनली ऑफस्प्रिंग ऑफ द सेम वैरायटी व्हेन दे आर सेल्फ पॉलिनेटेड, तो उसे हम कहेंगे ट्रू ब्रीडिंग कहेंगे। फॉर इंस्टेंट अ प्लांट विद पर्पल फ्लावर will produce only seeds that will grow into the purple plant are called as true breeding। पर्पल कहें आप स्टेम की लेंथ का, जैसे टाल प्लांट कहें, या सीड की शेप का राउंड सीड शेप कहें, या जो भी रिंकल है तो उसका F1 जनरेशन वही सेम आए तो उसे हम कहेंगे कि ये प्योर ब्रीडिंग है। विद द ट्रू ब्रीडिंग द ट्रेट इज पास्ड ऑन टू द सब्सिक्वेंट जनरेशन। तो जाहिर है ट्रू ब्रीडिंग पेरेंट्स से उन्होंने अपना वही सेम ट्रेट और कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिट किया। फॉर दिस टू अकर द पेरेंट्स आर होमोजाइगस फॉर अ ट्रेट। और इसके लिए जैसे प्योर ब्रीडिंग के लिए क्या होना चाहिए, होमोजाइगस होना चाहिए। जैसे देखिए कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर होमोजाइगस, होमोजाइगस डोमिनेंट है तो उनका ऑफस्प्रिंग भी होमोजाइगस आएगा। इसी तरह से ये भी होमोजाइगस रिसेसिव है, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो उसका भी लाइक ऑफस्प्रिंग जो पहली जनरेशन आएगी वो भी जैसे प्योर ब्रीडिंग के लिए। प्योर ब्रीडिंग के लिए जरूरी है कि इनके पेरेंट्स होमोजाइगस होने चाहिए। प्योर ब्रीडिंग के लिए ये जरूरी है कि इनके पेरेंट्स होमोजाइगस होंगे तो उनका ऑफस्प्रिंग में भी वही सेम फीचर आएगी, विच मीन्स दैट पेरेंट मस्ट बी बोथ डोमिनेंट और बोथ रिसेसिव। इसका मतलब है कि प्योर ब्रीडिंग तब आ सकते हैं या तो डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, तभी उनका जो है लाइक F1 जनरेशन पहली जनरेशन वो प्योर ब्रीडिंग आएगी। तो होपफुली आपने इस पैरा को समझ लिया होगा जो हमारे एनटीबी बुक में है, तो होपफुली आपने समझ लिया होगा। मैं होपफुली लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि बिकॉज आप भी सीख रहे हैं, हम भी आपसे सीख रहे हैं, जेनेटिक्स सीख रहे हैं, तो आप कोशिश आपकी होगी, तो आप पर्पज ये है कि आप जेनेटिक्स सीख जाए। ठीक है यासिन साहब, यस या नो, समझा ये पैरा, ये नहीं समझा प्योर ब्रीडिंग यस नो में आप बताएं तो फिर हम आगे चलते हैं। अब तो हम आगे चलेंगे नेक्स्ट। ठीक है हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यस का रेस्पॉन्स आपकी तरफ आ गया है तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह से मेंडल ने आगे काम किया। मेंडल का काम जो 1860s में जैसे स्टार्ट हुआ, डिस्कवर्ड मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल वर्क विद पी प्लांट। द फर्स्ट स्टेप इन द एक्सपेरिमेंटल वर्क टू डेवलप ट्रू ब्रीडिंग और प्योर वेराइटीज। ट्रू ब्रीडिंग और प्योर वेराइटीज कैसे उसने डेवलप की, सेल्फ फर्टिलाइज करके। जब रिपीटेडली सक्सेसिव जनरेशन में वही सेम ट्रेट आ रहा था, एक ही किस्म का ट्रेट आ रहा था, तो थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है, उसे हम कहते हैं प्योर ब्रीडिंग कहते हैं, ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं, उससे ट्रू ब्रीडिंग कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेप ये था कि प्योर वेराइटीज आर ट्रू ब्रीडिंग हो। A plant that produce all the offspring of its own phenotype upon self fertilization are called as true or true breeding, true or pure breeding। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अगर कोई ऐसे प्लांट्स उनका क्रॉस कराएं कि वही सेल्फ फर्टिलाइज करें और उसका ऑफ स्प्रिंग भी उनका वही सेम ट्रेड का हो, एक ही किस्म का जैसे आए, तो उसे हम कहते हैं कि ये जो है ट्रू ब्रीडिंग है या प्योर ब्रीडिंग है। फॉर एग्जाम्पल इफ राउंड सीड शेप प्लांट इज सेल्फ फर्टिलाइज and all of the offspring are round seed shape, the parent as well as offspring will be true breeding or pure breeding। again वही सेम पॉइंट है, इसको दोबारा से ट्रू ब्रीडिंग और प्योर ब्रीडिंग का, जैसे एक राउंड का एग्जांपल लिया, आप टाल भी ले सकते हैं। जितने भी 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक थे, मेंडल ने एक एक करके सबके अंदर जैसे उसने देखा कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स कौन से हैं, ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स को, चाहे वो डोमिनेंट हो या रिसेसिव, होगा क्या, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा या होमोजाइगस रिसेसिव होगा। पेरेंट्स होमोजाइगस डोमिनेंट होंगे, उनका ऑफस्प्रिंग
होमोजाइगस डोमिनेंट। पेरेंट्स अगर होमोजाइगस रिसेसिव है, उनका ऑफ स्प्रिंग होमोजाइगस रिसेसिव कहलाएगा, क्या कहलाएगा? प्योर ब्रीडिंग और ट्रू ब्रीडिंग ये प्लांट्स कहलाएंगे, जिसमें पेरेंट्स एज वेल ऑफ स्प्रिंग दोनों का जीनोटाइप सेम सिमिलर होगा, फिनोटाइप तो जाहिर है उसका सेम सिमिलर होगा, तो उसे हम कहेंगे ट्रू ब्रीडिंग कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है इन सेकेंड स्टेप आगे मेंडल ने क्या काम किया? ही परफॉर्म्ड हाइब्रिडाइजेशन। जैसे हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है मिक्सिंग ऑफ टू कैरेक्टरिस्टिक। जैसे इसने हम एक एग्जांपल छोटा लेते हैं, जब इसने देखा कि होमोजाइगस डोमिनेंट को क्रॉस कराया, होमोजाइगस डोमिनेंट से प्योर ब्रीडिंग मिली, इसी तरह से होमोजाइगस रिसेसिव को होमोजाइगस रिसेसिव से क्रॉस कराया, तभी इसको ट्रू ब्रीडिंग मिली। फिर इसने इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया, जिसे हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन, यानी कैपिटल टी वाले प्लांट को स्मॉल टी वाले प्लांट के साथ क्रॉस कराया। इसी तरह से राउंड सीड प्लांट को पहले तो उसने ट्रू ब्रीडिंग ली है, उसके बाद उनका आपस में जैसे क्रॉस कराया। ट्रू ब्रीडिंग लेने के बाद ही ये पॉसिबल हुआ, वरना उनकी रिजल्ट जो है आगे सही नहीं हो सकती। अगर उनमें हेट्रोजाइगस कंडीशन होती तो उसको इतनी एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलती। तो सबसे पहले उसने काम ही यही किया कि ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स वैरायटी वो सब उसने आइडेंटिफाई की। उसके बाद जैसे इसने हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस किया। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या होता है? दो कैरेक्टरिस्टिक यानी टाल और डवार्फ को आपस में क्रॉस कराए, राउंड सीड और रिंकल सीड को आपस में क्रॉस कराए। इस अमल को हम कहते हैं, जितने भी 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक हैं उनका आपस में जो क्रॉस कराया, तो उस अमल को कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सो a second step formed is the hybridization, a cross fertilization between two individuals having contrasting phenotype। कंट्रास्टिंग फिनोटाइप क्या होता है? जैसे ये टाल है और टाल का कंट्रास्टिंग फिनोटाइप क्या होगा? यकीनन डवार्फ और स्मॉल। तो ये कंट्रास्टिंग फिनोटाइप है उनका आपस में, जैसे इसने क्रॉस कराया। क्रॉस कराने के बाद उसको क्या रिजल्ट मिलती है? जैसे आपको पता है कैपिटल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराएंगे, यकीनन पहली जनरेशन टाल की ही आती है, बट फर्क ये होता है इस टाल में और इस टाल में, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है और ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। तो यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में राउंड सीड का सीड शेप का जैसे ट्रेट है उसकी बात की गई है। फॉर एग्जाम्पल क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ राउंड सीड शेप प्लांट, राउंड सीड शेप प्लांट होगा तो उसका जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल आर होगा। उसको किसके साथ क्रॉस कराया गया है? रिंकल सीड शेप के साथ। रिंकल सीड शेप का जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल आर। तो उसके बाद जो पहली जनरेशन, और ऐसे क्रॉस को आपको पता है हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। क्यों मोनो हाइब्रिड कहते हैं? बिकॉज ये जो क्रॉस है एक ट्रेट में डिफर करता है, यानी राउंड सीड शेप को क्रॉस कराया गया रिंकल सीड शेप में। अगर इन दोनों का लाइक एक ऐसा प्लांट जो टाल भी हो राउंड भी हो उसको क्रॉस कराया जाए डवार्फ एंड रिंकल, तो हम कहेंगे डाई हाइब्रिड। अदरवाइज ये जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस है। एक ट्रेट को लेके क्रॉस किया जाए तो वो मोनो हाइब्रिड है, अगर दो ट्रेड्स को लेके क्रॉस कराया जाएगा तो उसे हम डाई हाइब्रिड कहेंगे, तो ये मोनो हाइब्रिड। और क्रॉस फर्टिलाइजेशन ऑफ राउंड सीड शेप एंड अच्छा राउंड सीड शेप एंड येलो कलर सीड प्लांट विल विथ रिंकल सीड शेप एंड ग्रीन सीड शेप आर कॉल्ड द डाई हाइब्रिड। तो यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल जैसे हमने लिया था राउंड एंड टाल का, तो यहाँ हमारे बुक के अंदर एक अनदर एग्जाम्पल है कि लाइक राउंड सीड शेप, तो यानी जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल आर। येलो उस सीड का कलर, तो कैपिटल वाई। किसके साथ क्रॉस कराया गया है? राउंड का जैसे रिंकल होता है, रिंकल का जीनोटाइप स्मॉल है। येलो का कंट्रास्टिंग रिसेसिव फॉर्म ग्रीन होता है जिसका जीनोटाइप स्मॉल वाई होगा। तो इसे हम कहेंगे ऐसा क्रॉस होगा, उसे हम कहेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। जैसे यहाँ पे हमें ऐसा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कैपिटल टी कैपिटल आर को स्मॉल टी स्मॉल आर के साथ क्रॉस कराए तो तब भी हम उसे कहेंगे ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है। तो यहाँ पे जैसे जस्ट एग्जाम्पल दिए गए हैं कि मोनो हाइब्रिड किसे कहते हैं और डाई हाइब्रिड किसे कहते हैं। उन्हें सबसे पहले P1 जनरेशन के अंदर वो प्योर ब्रीडिंग होनी चाहिए, ट्रू ब्रीडिंग होनी चाहिए। बिकॉज मेंडल ने जितना भी अपना काम लाइक किया था या एक्सपेरिमेंट किए थे वो ट्रू ब्रीडिंग से स्टार्ट हुए थे। ट्रू ब्रीडिंग P1 जनरेशन ट्रू ब्रीडिंग थी, वहीं से आगे F1 जनरेशन निकली थी, आपको पता है जो हाइब्रिड है। देन F1 को F1 के साथ क्रॉस कराते गए, रिजल्ट लेते गए। तो ये आपने काफी सारी चीजें पढ़ी हुई हैं, तो हम आज जैसे तो टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो सेम आएंगे रिपीट कर।
तो इसी तरह से द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट एंड देन कॉम्बिनेशन ऑफ 2 or 3 ट्रेट्स वन बाय वन वाज द सीक्रेट ऑफ द सक्सेस ऑफ मेंडल। तो इसी तरह से मेंडल ने एक लाइक ट्रेट लेके उसका क्रॉस कराया, देन 2 ट्रेट लेके क्रॉस कराया, और इसी तरह से आगे और भी 3 ट्रेट लेके उसका क्रॉस कराया। और यही जो जैसे एक में तो चलो कहते हैं ठीक है रिजल्ट सही आ रहा, जब 2 ट्रेट लेते हैं तब भी वो जैसे सेम रिजल्ट आ रही थी डोमिनेंट वगैरह की, तो लास्ट तो डिफरेंट बने, बट यही उसके सिंगल ट्रेट में भी वो रिजल्ट रहे, 2 ट्रेट्स में 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक के हवाले से, चाहे 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक में भले 2 ट्रेट लें, रिजल्ट सबकी सेम आ रही। जैसे हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर एक एक ट्रेट लेके उसकी F1 और F2 लेते हैं ना, सब 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर के अंदर रिजल्ट सेम आती है। इसी तरह से डाई हाइब्रिड के अंदर अगर कोई भी 2 ट्रेट लें और उनका क्रॉस करें तब भी रिजल्ट सबकी सेम आएगी। तो यही उसकी मेंडल की लाइक काम की जो सक्सेस हुई, उसका रिजल्ट यही है कि जो भी कैरेक्टर 7 में से जो भी 2 कैरेक्टरिस्टिक साथ मिला के क्रॉस कराता गया, रिजल्ट सबकी सेम है। मेंडल की सक्सेस का यही रीजन है कि लाइक जैसे एक ट्रेट दूसरे लाइक जो कंट्रास्टिंग ट्रेट है उनका क्रॉस कराए, 7 में से किसी भी ट्रेट लेके सबकी रिजल्ट सेम आ रही थी, यही इसकी जो है सक्सेसफुल सक्सेस का सबब है। सो बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट मेंडल proposed 2 generalization which are commonly known as Mendel's laws of inheritance। ये इसे हम कहते हैं Mendel's law of inheritance कहते हैं, बिकॉज जो जो इसकी रिजल्ट्स आती गई उसे इसने कहा कि Mendel's law of inheritance। इसी तरह से सबसे पहले हमें एक मोनो हाइब्रिड क्रॉस करेंगे, मोनो हाइब्रिड क्रॉस करने के बाद हम आगे जो टेक्स्ट बुक की पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस करते जाएंगे। मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस हम 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक में कोई भी ट्रेट और कैरेक्टरिस्टिक ले सकते हैं। जैसे हम आज ट्रेट लेते हैं फॉर एग्जांपल स्मूथ पोड का, यानी P1 जनरेशन है जो स्मूथ पोड प्लांट वाले हैं, स्मूथ पोड को क्रॉस कराया गया है स्मूथ का कंस्ट्रिक्टेड पोड के साथ, कंस्ट्रिक्टेड पोड प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया, ये P1 जनरेशन है। और P1 का जो जीनोटाइप सब नेक्स्ट स्टेप में जीनोटाइप इसको हम नोट करते हैं कि क्या है, कैपिटल एस स्मूथ पोड का जीनोटाइप है, स्मॉल एस कंस्ट्रिक्टेड पोड का जीनोटाइप है। जीनोटाइप के बाद एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट्स बनने के दौरान कैपिटल एस ये मियोसिस का प्रोसेस होता है। जैसे है तो लंबी कहानी है, बट आप ये नोट करेंगे कि गैमीट्स जो हैप्लॉइड होते हैं अलग अलग हो जाते हैं। इसी तरह से स्मॉल एस ये भी गैमीट्स अलग हुए। गैमीट के बाद F1 जनरेशन आती है, F1 जनरेशन है कैपिटल मेल एंड फीमेल गैमीट्स की कॉम्बिनेशन से। कैपिटल एस स्मॉल एस यानी पहली जनरेशन, कैपिटल एस पड़ा है तो यानी ये स्मूथ पोड होगा, ये स्मूथ पोड प्लांट होंगे, सारे स्मूथ पोड प्लांट होंगे 100%, बट ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में होंगे, ये हेटेरोजाइगस फॉर्म में होंगे। उसके बाद जैसे P2 जनरेशन इसने जो बन था 8वीं P2 जनरेशन है जो F1 को F1 के साथ क्रॉस कराया इसने। तो F1 क्या है, कैपिटल एस। अब इसका जो जीनोटाइप गिवन है हमें, जीनोटाइप तो गिवन है जो है कैपिटल एस स्मॉल एस एंड कैपिटल एस स्मॉल एस। उसके बाद जो गैमीट्स है जीनोटाइप के बाद जो है गैमीट्स बनेंगे, कैपिटल एस का गैमीट, स्मॉल एस का गैमीट, कैपिटल एस का गैमीट, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। तो इस तरह से 2 मेल गैमीट्स में एक ऐसा गैमीट होगा मेल गैमीट जो कैपिटल एस होगा, एक ऐसा मेल गैमीट होगा जो स्मॉल एस होगा, एक फीमेल गैमीट ऐसा होगा जो कैपिटल एस होगा, और एक फीमेल गैमीट ऐसा होगा जिसमें स्मॉल एस के जीन्स मौजूद होंगे। गैमीट्स के बाद इनकी पॉसिबल कॉम्बिनेशन होगी जिसको हम पुनेट्स स्क्वायर के जरिए, हम इसको आसान तरीके के जरिए पुनेट्स स्क्वायर मेथड के जरिए हम गैमीट्स को पुट करते हैं। एक साइड पे मेल गैमीट्स होते हैं और दूसरे साइड पे फीमेल गैमीट्स, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। जैसे ये फीमेल गैमीट्स है कैपिटल एस स्मॉल एस, ये फीमेल गैमीट्स, और इसी तरह से मेल गैमीट्स में भी कैपिटल एस और स्मॉल एस, कैपिटल एस कैपिटल एस कैपिटल एस स्मॉल एस, कैपिटल एस स्मॉल एस स्मॉल एस स्मॉल एस।
तो अगर इसका हम फिनोटाइप देखें तो ये स्मूथ पोड है, ये भी स्मूथ पोड है क्योंकि एक भी कैपिटल एस पड़ा है, कैपिटल एस पड़ा है तो ये स्मूथ पोड है, दोनों स्मॉल एस पड़े तो ये जीनोटाइप कंस्ट्रिक्टेड पोड का होगा, कंस्ट्रिक्टेड पोड का होगा। ये हम F2 जनरेशन ले रहे हैं। F2 जनरेशन लेने के बाद रिजल्ट्स इसकी जो है हम कैलकुलेट करते हैं, जो जीनोटिपिक रेशो और फिनोटिपिक रेशो की सूरत में। जीनोटाइप हम देखते हैं कि जीनोटिपिक रेशो, जैसे हमने पहले ही थोड़ा बहुत पढ़ा है कि जीनोटिपिक रेशो जो इसका होता है वो होता है 1:2:1 होता है, 1:2:1 होता है। 1 क्या है, कैपिटल एस ये 1 है, कैपिटल एस स्मॉल एस ऐसे 2 है, और इसी तरह से स्मॉल एस का जीनोटाइप 1 है, तो ये 1:2:1 आएगा। कोई भी 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ले, उसका क्रॉस कराए, और आखिर में जैसे F2 जनरेशन के अंदर जीनोटिपिक रेशो आएगा वो 1:2:1 आएगा, और जो फिनोटिपिक रेशो है वो 3:1 आएगा। फिनोटिपिक रेशो, फिनोटिपिक का मतलब आउटर अपीयरेंस है, वो हमेशा 3:1 आएगा। चाहे कोई भी 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक ले उसके अंदर 3:1 आएगा। किस तरह से, जैसे आप देखें कैपिटल एस इस जैसा एक जीनोटाइप है, कैपिटल एस स्मॉल एस इस जैसे 2 है। कैपिटल एस होने की वजह से ये स्मूथ ट्रेट एक्सप्रेस होगा, और स्मॉल एस इस जैसा 1 है तो ये कंस्ट्रिक्टेड होगा। तो स्मूथ और कंस्ट्रिक्टेड का जो रेशो होगा वो होगा 3:1 आउटर अपीयरेंस के हवाले से। तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस है, ऐसा मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। और आप कोई भी 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक लें, हर एक के अंदर आखिर में एक जीनोटिपिक रेशो या फिनोटिपिक रेशो आखिर में आएगा, तो जीनोटिपिक रेशो होगा 1:2:1। इसी वजह से तो लॉ है 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक में अप्लाई किया गया, सबके अंदर ये 1:2:1 आया, और फिनोटिपिक रेशो 3:1 आया। इसी वजह से इसके जो है ये पहला लॉ जो बना, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी कहते हैं, आगे पॉइंट्स मौजूद है। तो अब हम अपने एनटीबी बुक के अंदर जो पॉइंट्स हैं इसके हवाले से उसको देखते हैं। आपने भी जैसे काफी सारे ऐसे क्लासेस अपनी प्रैक्टिस के लिए किए होंगे, यकीनन किए होंगे, और करते जाए, ना किए हैं तो हम नेक्स्ट हेडिंग में आते हैं, क्रॉसेस आपको करने होते हैं। जैसे अब हम आते हैं जैसे बुक की पॉइंट्स के हवाले से, इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल स्टडीड इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट इन मोनो हाइब्रिड क्रॉस इन विच द 2 प्लॉट्स आर क्रॉस्ड दैट डिफर ऑन अ सिंगल ट्रेट। जैसे अभी हमने कौन सा ट्रेट लिया था, एक ट्रेट लिया था, सिंगल ट्रेट लिया था, पोड की शेप का। पोड की शेप कौन सी थी, स्मूथ पोड डोमिनेंट है, कंस्ट्रिक्टेड पोड है वो रिसेसिव है। इसी तरह से आप कोई स्टेम की लाइक लेंथ है वो ले सकते हैं, जिसमें एक टाल होगा और दूसरा डवार्फ होगा। तो 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक पड़े हैं पी प्लांट के, कोई भी एक अगर आप ट्रेट लेंगे, कोई भी एक ट्रेट लेंगे, उसका आपस में डोमिनेंट रिसेसिव को क्रॉस कराएं तो ये मोनो हाइब्रिड क्रॉस होगा। तो इसी तरह से प्रोसीजर एंड ऑब्जर्वेशन, प्रोसीजर फॉर द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट सच एज सीड शेप। सीड की शेप क्या होती, जैसे स्मूथ एंड कंस्ट्रिक्टेड पोड है, सीड जैसे राउंड सीड है, और इसी तरह से रिंकल सीड है। कोई भी ट्रेट लिया जाए, पोड का ले आप, सीड का ले, यहाँ पे जैसे टेक्स्ट बुक के अंदर सीड की शेप है, सीड राउंड सीड जो है डोमिनेंट है, और रिंकल जो है उसकी रिसेसिव फीचर है। ही क्रॉस्ड प्योर ब्रीडिंग राउंड सीड शेप प्लांट, यानी उसका जीनोटाइप क्या होगा, कैपिटल आर विद प्योर ब्रीडिंग रिंकल सीड। रिंकल सीड भी रिसेसिव फीचर बट प्योर ब्रीडिंग होना चाहिए, तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, स्मॉल आर। इन सच हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, जब 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक उनका क्रॉस किया जाता है। F1 जनरेशन जाहिर है उसमें मिक्सिंग ऑफ 2 जीन्स है, कैपिटल आर की आएगी, एक स्मॉल आर की आएगी। इस अमल को हम कहेंगे 2 डिफरेंट ट्रेट्स का क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन है, इससे हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। एक्सपेरिमेंट ही ऑब्जर्व्ड दैट F1 जनरेशन, फर्स्ट फिलियल जनरेशन, पहली नस्ल, पहला ऑफस्प्रिंग was comprised entirely of the individual exhibiting only one of the parental phenotype। यानी जैसे देखें ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, यानी राउंड सीड शेप प्लांट को जब रिंकल सीड शेप प्लांट के साथ क्रॉस कराया गया, तो पहली जनरेशन के अंदर ये जो 2 पेरेंट्स की फीचर है उनमें किसी भी एक पेरेंट की फीचर आई। कौन सा पेरेंट होगा, यकीनन कैपिटल आर राउंड वाला जो पेरेंट था ना,
उसमें से जो है एक आएगा जीनोटाइप होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, हेटेरोजाइगस फॉर्म में होगा। बट ट्रेट फिनोटिपिकली यानी जैसे दो कैरेक्टरिस्टिक थे ना, कैरेक्टरिस्टिक F1 जनरेशन में एक ही एक्सप्रेस हुआ, फिनोटिपिकली एक्सटर्नल अपीयरेंस के हवाले से कैरेक्टर एक ही आया। जैसे हमने कई बार ऐसे क्रॉसेस किए हैं, जब टाल को डवार्फ के साथ क्रॉस करते हैं तो यकीनन पहली जनरेशन टाल प्लांट आती है। कई एक्सियल फ्लावर को हमने टर्मिनल फ्लावर के साथ जब हम क्रॉस कराएंगे तो जाहिर है एक्सियल फ्लावर, यानी पेरेंट्स दो उनकी ट्रेट, बट कैरेक्टर F1 जनरेशन के अंदर एक ही आएगा। ठीक है, सो ही वाज कंप्राइज एंटायरली इंडिविजुअल एग्जिबिटिंग ओनली वन ऑफ द पेरेंटल फिनोटाइप। तो पेरेंटल फिनोटाइप दो किस्म के थे ना, एक राउंड सीड शेप थे और दूसरे थे रिंकल थे। तो पहली जनरेशन कौन सी आई? राउंड सीड शेप की आई। हाउएवर व्हेन दिस जनरेशन वाज इंटरब्रीड यानी सेल्फ फर्टिलाइज्ड, इट्स ऑफस्प्रिंग द F2 जनरेशन या सेकेंड फिलियल जनरेशन showed 3:1 फॉर द राउंड एंड रिंकल सीड शेप। थोड़ी देर पहले हमने जैसे पोर्ड का भी किया था, F2 जनरेशन जैसे 3:1 में आती है। F1 जनरेशन जैसे आपने देखा जब प्योर ब्रीडिंग का क्रॉस किया जाता है तो ओनली 100% ओनली एक ही किस्म की आती है, ओनली एक किस्म। बट F1 को F1 के साथ क्रॉस करते हैं तो आपको पता है उसमें वो 3:1 आता है। 3 जो है पार्ट जो वो डोमिनेंट ट्रेट उसकी, और 1 जो 1 है वो रिसेसिव फीचर आते हैं। पेरेंटल कैरेक्टरिस्टिक वही थे ना, एक डोमिनेंट रिसेसिव पहले, तो उसमें पहली जनरेशन के अंदर ओनली एंड ओनली एक ट्रेट आ रहा था। बट दूसरी जनरेशन के अंदर आपने देखा कि 3:1 की सूरत में डोमिनेंट ट्रेट भी आता है, फिनोटिपिकली डोमिनेंट एक्सप्रेशन होती है, एज वेल एज रिसेसिव दोनों की होती है। सेकेंड फिलियल जनरेशन में 3:1 आया फॉर राउंड एंड रिंकल सीड शेप। मेंडल गॉट सिमिलर रिजल्ट्स and the same 3:1 in offspring of the monohybrid cross for all the 7 contrasting pair of traits। ये तो जस्ट एक कैपिटल आर यानी राउंड सीड शेप एंड रिंकल सीड शेप का क्रॉस था, जिसकी पहली जनरेशन चले 100% डोमिनेंट फीचर वाली फिनोटिपिकली आई। सेकेंड जनरेशन 3:1 सिर्फ हम कहें कि राउंड या लाइक रिंकल, बट 7 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सबके अंदर ये सेम रिजल्ट आई। तो जाहिर है ये इसी तरह से उसके जो लॉज बने, जब सेम चीज सब पे अप्लाई हो रही है, सेम चीज सारे कैरेक्टरिस्टिक पे, कंट्रास्टिंग कैरेक्टरिस्टिक पे अप्लाई हो रही है, रिजल्ट सेम आ रहे हैं, तो इसी वजह से वो सब इसके आगे लॉज बन गए। ये सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट मेंडल के लॉज बनते गए, यही इस मेंडल लॉज की सक्सेस है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हमने काफी बार डिस्कस किए, हम आगे आते हैं, नेक्स्ट आते हैं इनहेरिटेंस ऑफ सिंगल ट्रेट और मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल प्रोसीडेड स्टेप अहेड, उसमें इसने क्या किया? ही सेल्फ फर्टिलाइज्ड द F2 प्लांट्स टुगेदर एंड गेट द F3 जनरेशन। F3 जनरेशन के बारे में अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया है, यानी अगर आपसे पूछा जाए तो F2 जनरेशन के जीनोटाइप क्या है, F2 जनरेशन के जीनोटाइप क्या है। जैसे कोई भी आप एक क्रॉस लें, जैसे अगर हम राउंड सीड का लें, जैसे F2 जनरेशन में अभी हमने देखा एक जीनोटाइप ऐसा आया जो कि जीनोटिपिक रेशियो तो आपको याद है ना, F2 जनरेशन का 1:2:1 है। तो 1 किसको शो करते हैं? कैपिटल आर को। 2 किसको शो करते हैं? कैपिटल आर स्मॉल आर को। और 1 नेक्स्ट जो है स्मॉल आर को। तो F3 जनरेशन कैसे ली जाएगी? जैसे आपको पता है F2 जनरेशन कैसे लेते हैं, F2 जनरेशन कैसे लेते हैं? F2 जनरेशन F1 को F1 के साथ क्रॉस कराएंगे। तो F3 जनरेशन कैसे ली जा सकती है? आप टाइप करेंगे F3 जनरेशन, टाइप करें, थोड़ा मैं आपका आइडिया देखना चाह रहा हूँ। हाउ F3 जनरेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय क्रॉसिंग, किन को क्रॉस किया जाएगा? F2 से F2, एग्जैक्टली बिल्कुल आपने सही बताया। जो F2 जनरेशन है इसी को F2 के साथ, बट आपको याद है F1 जनरेशन तो एक किस्म की थी, F1 एक ही किस्म की थी तो उसको क्रॉस कराया था तो F2 मिल गई। बट F2 जनरेशन जो उसमें जीनोटाइप देखें 3 टाइप्स के हैं, तब भी काम यही सेम होगा। F3 जनरेशन लेने के लिए कैपिटल आर को कैपिटल आर इसी से क्रॉस कराएंगे, लाइक F3 जनरेशन लेने के लिए स्मॉल आर को स्मॉल आर से क्रॉस, और इसी तरह से स्मॉल आर को स्मॉल आर से भी क्रॉस कराया जाए। जब इनको हम क्रॉस करेंगे तो जनरेशन मिलेगी F3 जनरेशन, तो उसके रिजल्ट में F3 जनरेशन मिलेगी। सेल्फ
पॉलिनेशन सेल्फ फर्टिलाइजेशन होगा F2 जनरेशन का आपस में, उससे हम कहते हैं कि इस तरह से F3 जनरेशन मिल सकती है, इस तरह से F3 जनरेशन मिल सकती है। F2 का जीनोटाइप ये है, ये ऑफस्प्रिंग है, इनका आपस में क्रॉस, इनका आपस में क्रॉस होगा तो उसे हम कहेंगे F3। ऐसे नहीं कि इनको आपस में भी आप क्रॉस कराएं, हर एक जो ऑफस्प्रिंग है उसको आपस में क्रॉस कराएं, दैट इज कॉल्ड एज F3 जनरेशन, इस तरह से मिलेगी। ठीक है, होपफुली आपने समझ लिया होगा कि F3 जनरेशन किस तरह से मिलेगी, F3 जनरेशन इस तरह से मिलेगी। सो ही ऑब्जर्व दैट 1/3 ऑफ द F4, ये आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, इसके लिए F3 जनरेशन के लिए थोड़ी सी एक इलस्ट्रेशन है, हमारे बुक में भी मौजूद है, हम उसको उस पे ये इनको डिस्कस करेंगे कि कितने लाइक ऑफस्प्रिंग इसमें प्रोड्यूस हो सकते हैं, या अगर कहें तो यहाँ पे भी मैं बता सकता हूँ, क्रॉस कर सकता हूँ। ये ऑब्जर्व 1/3 ऑफ द राउंड प्रोड्यूस ओनली राउंड, राउंड एज अपीयर थ्रू ब्रीडिंग आर प्योर ब्रीडिंग लाइक P1 राउंड F3 के अंदर। जैसे F3 के अंदर कैपिटल R कैपिटल, ये आप देखें रेशियो को हम क्या कहेंगे, 3 टाइप का जो जीनोटाइप है ना, 3 टाइप का जीनोटाइप, कैपिटल R को हम कहेंगे 1/3 कहेंगे, और स्मॉल आर ऐसे दो होते हैं ना F2 जनरेशन को, इसे हम 2/3 कहेंगे, और स्मॉल आर ये भी, इसको हम 1/3 कहेंगे, इसे हम 1/3 कहेंगे। 3 के अंदर एक है, 3 के अंदर ऐसे दो हैं, 3 के अंदर एक है, तो 1/3 लफ्ज इस्तेमाल किया जाएगा, 2/3 इस्तेमाल किया जाएगा हेटेरोजाइगस के लिए, स्मॉल आर अगेन 1/3 के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह से जो है ये बार बार 1/3 2/3 और 1/3 ऐसे भी जैसे अगर 4 किस्म का कोई ऐसी कॉम्बिनेशन है, 4 किस्म की डिफरेंट जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है, तो 1/4 1/4 1/4 1/4 कहा जाएगा। अगर 3 टाइप के जीनोटाइप हैं तो 3 टाइप्स के, उसमें 1/3 लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, 2/3 2 एक जैसे 2/3। होपफुली आपने मैथमेटिक्स में ऐसी चीजें पढ़ी होंगी, तो इसे हम कहेंगे 1/3 2/3 1/3। कैपिटल आर इज द 1/3, कैपिटल आर स्मॉल आर ऐसे दो हैं तो 2/3, स्मॉल आर ये 1/3 कहलाएंगे। तो ये आगे जो है क्रॉस है एक जगह पे हमारे टेक्स्ट बुक में, इसकी तस्वीर भी मौजूद है। बेहतर यही होगा कि इस सेम पैरा को हम उस तस्वीर के साथ लेके जाएं और वहां पे इसका क्रॉस करें कि उसमें क्या लिखा हुआ है, जो हम नेक्स्ट कोई क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, आज तो इतना टाइम नहीं है। बट इस मोनो हाइब्रिड क्रॉस पे एक लॉ बना और उस लॉ का नेम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, उस लॉ का नेम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इस लॉ का नेम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसकी डेफिनेशन ये है, मोनो हाइब्रिड क्रॉस वर्क्स इन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मोनो हाइब्रिड क्रॉस वर्क्स इन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, डाई हाइब्रिड क्रॉस वर्क्स इन लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो आगे नेक्स्ट आएगा। बट मोनो हाइब्रिड क्रॉस जो होता है वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जैसे ईच प्लांट इनहेरिट्स वन अलील फॉर फ्लावर कलर फॉर ईच पेरेंट, जैसे हम फ्लावर कलर का लें तो जैसे प्योर ब्रीडिंग है पर्पल फ्लावर, तो उसमें जाहिर है एक ही किस्म के लाइक उसमें जीन्स जो मौजूद हैं वन किस्म के, और द टू अलील्स सेग्रीगेट सेपरेट एंड एंड अप इन डिफरेंट गैमेट्स ड्यूरिंग मियोसिस एंड, और उसके बाद जैसे देखा इनका जब आपने क्रॉस किया तो उसमें कैपिटल पी स्मॉल पी आया, बट जैसे ये अलग होंगे सेपरेट होंगे गैमेट्स के दौरान, तो एक कैपिटल पी स्मॉल पी होगा, कैपिटल पी स्मॉल पी होगा, तो ये उस वक्त एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सेग्रीगेट लफ्ज की मीनिंग ये होती है कि सेपरेट होना। उसके बाद जब दोबारा से कॉम्बिनेशन, जैसे एक स्पर्म की कॉम्बिनेशन होती है, एक स्पर्म की कॉम्बिनेशन होती है, एक स्पर्म की कॉम्बिनेशन होती है, तो दोबारा से वही सेम कैरेक्टरिस्टिक किसी न किसी रेशो में जरूर आ जा सकता है। जैसे ये 3:1 में आया है पर्पल का जीनोटाइप, 3:1 में आया, तो यही रैंडम फर्टिलाइजेशन यील्ड्स प्रेडिक्टेबल ऑफस्प्रिंग रेशो कौन से, 3:1 फिनोटिपिक रेशो एंड 1:2:1 जीनोटिपिक रेशो। यही जो है मेंडल का मोनो हाइब्रिड क्रॉस का लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो आप मेनी टाइम आपने क्रॉस की है वही है। जीनोटिपिक रेशो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का होगा, जीनोटिपिक रेशो होगा 1:2:1 और फिनोटिपिक रेशो होगा 3:1 होगा। कल यहाँ से इसको दोबारा यहाँ से ही स्टार्ट लेंगे और एनटीबी के अंदर जो तस्वीर है उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे कल न्यू टॉपिक से। सी यू, थैंक यू।